दिल्ली के तकिया काले खां इलाके से देर रात एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अचानक झुग्गियों में भीषण आग लग गई। रात के सन्नाटे में उठती आग की ये लपटें, जिन्हें देखकर हर कोई घबरा गया। देखते ही देखते वाल्मीकि बस्ती और धोबी घाट इलाके को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलते ही दमकल विभाग ने बिना वक्त गवाए एक के बाद एक कुल 24 गाड़ियों को मोर्चे पर उतार दिया। आग इतनी भयानक थी कि इसे मीडियम कैटेगरी का घोषित करना पड़ा, लेकिन हमारे जांबाज दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर महज 1.5 घंटे में इस आग पर काबू पा लिया। राहत की सबसे बड़ी बात और सुकून देने वाली खबर ये रही कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद किसी की जान नहीं गई और कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल मौके पर कूलिंग ऑपरेशन जारी है और प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है कि आखिर ये आग भड़की कैसे। नोएडा के सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि फ्लैट के डीजी कनेक्शन को लेकर नाराज एक महिला अपने साथी के साथ मेंटेनेंस विभाग के कार्यालय पहुंची और वहां मौजूद कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला का साथी कर्मचारी का हाथ पकड़ता है, जबकि पर लगातार थप्पड़ बरसाती नजर आती है। घटना के दौरान कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ये विवाद मेंटेनेंस और डीजी कनेक्शन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हुआ था। घटना शनिवार की है और पूरी वारदात कार्यालय में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला और उसके साथी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी GIMS अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। कर्मचारियों की मुख्य मांग उन्हें नियमित किए जाने की है। उनका कहना है कि वे कोविड महामारी से पहले से अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की थी। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि कोविड के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में भर्ती होने पर सबसे पहले उन्हें स्थायी किया जाएगा, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर कर्मचारी अस्पताल प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर GIMS प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारियों के साथ किसी तरह की वादा खिलाफी नहीं हुई है। अस्पताल के निर्देशक ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन बिना परीक्षा के नियमितीकरण का निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है और इस संबंध में शासन को अवगत करा दिया गया है। नोएडा से बड़ी और डराने वाली खबर सामने आई। यहाँ सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में बने एक लेबर कैंप में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बिना वक्त गवाए तुरंत मौके पर पहुंच गई। आसमान में उठती तेज लपटों के बीच दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर कड़ी मशक्कत की और समय रहते आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी CFO के मुताबिक राहत की सबसे बड़ी बात ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई की खबर सामने आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का पीला पंजा यानी बुलडोजर गरजा है। CEO NG रवि कुमार के सख्त आदेशों पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने खोदना खुर्द गांव में भूमाफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहां धड़ल्ले से की जा रही अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज करके करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त करा लिया गया। मुक्त कराई गई इस सरकारी जमीन की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर मौजूद SCO ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि नोटिफाइड एरिया में अवैध निर्माण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अथॉरिटी की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के जमीन माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। ग्रेटर नोएडा के छपरौला लाल कुआं इलाके से बेहद हैरान कर देने वाला और हिंसक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यहाँ एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने को लेकर एक टैक्सी ड्राइवर और वहाँ के कर्मचारियों के बीच मामूली सी बात पर विवाद हो गया। देखते ही देखते ये बहस इतनी बढ़ गई कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और आसपास खड़े लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दबंग कर्मचारी मिलकर उस बेबस टैक्सी ड्राइवर की बेरहमी से धुनाई कर रहे हैं। इस सरेआम मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही बादलपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आई और मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकी बचे हमलावरों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। भीषण अग्निकांड के बाद भले ही आग पर काबू पा लिया गया हो, लेकिन हादसे की भयावहता अभी भी मौके पर साफ दिखाई दे रही है। इमारत के भीतर अब भी गर्मी और धुआं मौजूद है, जिसके चलते फायर विभाग की टीमें लगातार कूलिंग ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरा जख्म दिया है। अपनों को खो चुके परिजनों की आंखों में एक ही सवाल है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था समय रहते दुरुस्त होती और संबंधित विभाग पहले जाग जाते तो क्या इतनी जानें बचाई जा सकती थी। अब इस घटना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भवन निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई? क्या संबंधित विभागों ने समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई नहीं की? और आखिर इस त्रासदी की जिम्मेदारी किसकी है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन हादसे के बाद उठ रहे सवालों के जवाब का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि इस आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि कई परिवारों के सपनों और खुशियों को भी राख कर दिया। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद अब आगरा से भी एक चिंताजनक मामला सामने आया है। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के भगवान टॉकीज इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में अचानक आग लगने से छात्रों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में लगे एमएसपी बॉक्स में आग लगने के बाद सायरन बजने लगा, जिसके चलते क्लासरूम में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को तुरंत बाहर निकाला गया। कोचिंग प्रबंधन और स्टाफ की सतर्कता के चलते सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने की जानकारी मिलते ही परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। एक छात्रा ने बताया कि क्लास चल रही थी, तभी स्टाफ ने सभी छात्रों को तुरंत बाहर निकलने के निर्देश दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग केवल एमएसपी बॉक्स तक सीमित रही और उस पर जल्द काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 15 लोगों की मौत के बाद प्रशासन और फायर विभाग अलर्ट मोड में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हर बार किसी बड़े हादसे के बाद ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच होगी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित एक ऐसी इमारत में पहुंची जहां ग्राउंड फ्लोर पर कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर दफ्तर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। मौके पर जांच के दौरान फायर सेफ्टी के कुछ उपकरण तो दिखाई दिए, लेकिन उनकी स्थिति कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी चिंता इमारत में आपातकालीन निकासी व्यवस्था को लेकर सामने आई, जहां नियमों के विपरीत केवल एक ही एग्जिट नजर आया। किसी भी आपात स्थिति में ये एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग के भीतर और बाहर खुले बिजली के तार, अव्यवस्थित वायरिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी देखने को मिली। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी लापरवाही आग लगने जैसी घटनाओं को न्योता दे सकती है। गुरुग्राम में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण सेक्टर 46 स्थित हनुमान मंदिर में हुई लाखों रुपए की चोरी से सामने आया है। बेखौफ चोर देर रात ऑटो में सवार होकर मंदिर पहुंचे और कटर की मदद से ताला तोड़कर दान पत्र में रखी लाखों रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में चोरों को योजनाबद्ध तरीके से मंदिर में घुसते और दान पत्र को निशाना बनाते देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि शहर के पॉश इलाके में स्थित मंदिर भी चोरों से सुरक्षित नहीं रह सका। चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हापुड़ से नेशनल हाईवे 9 पर बेहद दिल दहला देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहां गोंडा से दिल्ली जा रही एक रोडवेज बस बीच रास्ते में खराब हो गई, जिसके बाद बेबस यात्री सड़क किनारे खड़े होकर दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच मौत बनकर आई
एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े इन मासूम यात्रियों को बेरहमी से कुचल दिया। इस भीषण टक्कर में 2 मासूम बच्चियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ से एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ दिल्ली से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई एक युवती ने सड़क पर ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि देखने वालों के होश उड़ गए। नशे में धुत इस युवती ने न सिर्फ वहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान किया, बल्कि बीच बचाव करने आई पुलिस के साथ भी जमकर बदतमीजी की। हद तो तब हो गई जब हंगामे के दौरान युवती ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी तक खींच डाली और वहां मौजूद एक युवक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इस बीच सड़क पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसे बाद में महिला पुलिसकर्मियों ने आकर काबू में किया। अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकारी काम में बाधा डालने और शांति भंग करने के आरोप में प्रेमी जोड़े का चालान काट दिया। मेरठ से दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ के कंकरखेड़ा इलाके में कुछ दोस्तों ने पहले तो साथ बैठकर शराब पार्टी की, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। करीब 15 दिन पुराने किसी मामूली झगड़े की रंजिश में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त विपिन की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका शव आर्मी ग्राउंड में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और खुद एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उन्हें हत्या से जुड़े कुछ ऐसे पुख्ता सुराग मिले जिससे कातिल का पर्दाफाश हो गया। इन सुरागों के आधार पर पुलिस ने बिना वक्त गवाए मुख्य आरोपी तालिब को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। श्रीगंगानगर की सड़कों पर अब इंसानों से ज्यादा खौफ आवारा कुत्तों का नजर आने लगा है। गढ़गौड़ नगर में सीसीटीवी में कैद हुए ये तस्वीरें प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही हैं, जहां एक बाइक सवार युवक अचानक स्ट्रीट डॉग्स के झुंड के निशाने पर आ गया। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि एक युवक बाइक से सड़क पर जा रहा है, तभी अचानक आवारा कुत्तों का झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुत्तों के लगातार भौंकने और हमला करने की कोशिश से युवक घबरा जाता है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वह बाइक सहित सड़क पर गिर पड़ता है। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई और कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सवाल ये है कि अगर उस वक्त पीछे कोई तेज रफ्तार वाहन आ रहा होता तो क्या होता। नसबंदी अभियान, नियंत्रण योजना और बड़े बड़े दावों के बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। स्थानीय लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर सड़कों पर दौड़ता ये खौफ कब थमेगा। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर इस चेतावनी के बाद कोई ठोस कार्रवाई भी होगी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सिर्फ कागजी दावों और अभियानों से आगे बढ़कर ठोस और स्थायी समाधान किया जाए, ताकि सड़कों पर निकलने वाले लोगों को डर के साए में सफर ना करना पड़े। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। जम्मू स्थित यात्री निवास भवन में एक बड़े सुरक्षा अभ्यास के तहत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी और अन्य सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आपातकालीन हालात और संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसका मकसद सुरक्षा बलों की आपातकालीन परिस्थितियों और संभावित आतंकी खतरों से निपटने की क्षमता का आकलन करना था और उसे मजबूत बनाना था। अभ्यास में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया और अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली आपात एवं आतंकरोधी परिस्थितियों का वास्तविक रूप से अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल का मकसद विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना और यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना था।
भू बैकुंठ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए इस साल देश विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कपाट खुलने के महज 2 महीने में ही रिकॉर्ड 12,37,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। यात्रा के शुरुआती दिनों में रोज 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे और जून में भी ये उत्साह बरकरार है। फिलहाल रोजाना 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और उत्तराखंड सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं का असर भी इस बार साफ नजर आ रहा है। धाम आने वाले तीर्थयात्री व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सड़कों की बेहतर स्थिति से सफर आसान और सुरक्षित हुआ है। लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर मानसून की दस्तक होने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है और श्रद्धालुओं से मौसम का अपडेट लेकर यात्रा का प्लान बनाने की अपील की गई है। उम्मीद है कि बेहतर व्यवस्थाओं के चलते मानसून में भी यात्रा सुचारू रूप से जारी रहेगी। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में रविवार शाम आसमान से ऐसा कहर बरपा जिससे कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। वैगाकुलम और मुदी वेथानेंडल गांव में अचानक उठे तूफानी हवाओं के साथ धूल का विशाल घूमता गुब्बार हर तरफ तबाही छोड़ गया। करीब 200 से ज्यादा घरों की छतें उड़ गई, पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े और बिजली के खंभे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। थूथुकुडी तिरुनेलवेली हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। टोल प्लाजा और पास का प्राइवेट थीम पार्क भी इस विनाश से नहीं बच सका। कांच, ढांचे और सिस्टम पूरी तरह तहस-नहस हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस तूफान से 5 से 6 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस भीषण तबाही में किसी की जान नहीं गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान को ढकता धूल का विशाल भंवर लोगों को बवंडर जैसा लगा, लेकिन मौसम वैज्ञानिक ने साफ किया कि यह बवंडर नहीं बल्कि गरज चमक वाले बादलों से बनी एक तेज स्थानीय मौसमी घटना थी। थूथुकुडी से तबाही की ये तस्वीरें सिस्टम की तैयारी पर बड़े सवाल छोड़ गई हैं। गंगा की शांत लहरें और उसमें गुजरती बड़ी नाव और नाव में सवार बड़ी संख्या में लोग। इंजन से चलने वाली इस बड़ी नाव यानी बजड़ा में अचानक हड़कंप मच गया जब नाव का इंजन फेल हो गया। इंजन फेल होते ही नाव नदी की धारा के साथ उल्टी दिशा में बहने लगी। नाव में सवार सभी लोग घबरा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे नाव बेकाबू होकर बहने लगी, वैसे वैसे यात्रियों की चिंता भी बढ़ने लगी। नाव पर 35 से ज्यादा लोग सवार थे। नाव पर योग हो रहा था। यात्री नमो घाट से बीच गंगा में योग करते हुए रविदास घाट जा रहे थे। उसी वक्त ये घटना हुई। हालात बिगड़ते उससे पहले नाविक ने सूझबूझ दिखाई। उसने किसी तरह नाव पर नियंत्रण पाया और उसे गंगा के किनारे की तरफ रोक दिया। अगर समय रहते ऐसा नहीं किया जाता तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। रेस्क्यू टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। एक नाव को बजड़े के साथ खड़ा किया गया और एक एक करके सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गंगा के बीच शुरू हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ ही समय में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। जिनका ये वीडियो चंपावत से आया, जहां एक पुलिस का जवान एक्सरसाइज कर रहा था। तभी अचानक वो असहज हुआ, उसे धक्का लगा, वो खुद को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़ा। सीसीटीवी में दिख रहा शख्स एसओजी जवान गिरीश भट्ट था। पुलिस में नौकरी करने के साथ गिरीश अपनी फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट रहता था। वो रोज जिम जाता था। शनिवार को वर्कआउट करने जिम पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आखिरी बार जिम जा रहा है। घटना के वक्त जिम में मौजूद लोग पहले कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद जिम में मौजूद लोगों ने उसके पास पहुंचे और उसे उठाने की कोशिश की। एक शख्स तो सीपीआर भी देने की कोशिश करता है, लेकिन गिरीश की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो गई। डॉक्टर ने गिरीश की जान नहीं बचा पाए क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। बताया जा रहा है कि गिरीश पहले कई सालों से नियमित रूप से एक्सरसाइज करता था। उत्तराखंड पुलिस के 30 तर्रार जवानों में गिना जाता था। डॉक्टर्स के मुताबिक मामला कार्डियक अरेस्ट का लग रहा है। गिरीश भट्ट अपने पीछे पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। उनकी अचानक मौत से परिवार सदमे में है। अक्सर दिल का दौरा पड़ने को लेकर लाइफस्टाइल, खराब खानपान और स्मोकिंग को भी जिम्मेदार माना जाता रहा है। राजधानी दिल्ली की कई रिहायशी सोसाइटियों में पानी सिर्फ कम नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता भी अब बड़ा सवाल बन गई है।
डीडीए की E1 और E2 सोसाइटी के लोग दावा कर रहे हैं कि वे साल 2020 से जल संकट का सामना कर रहे हैं। निवासियों का कहना है कि नियमित पाइपलाइन से पानी नहीं मिलने की वजह से उन्हें टैंकर और बोरवेल के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। उनका आरोप है कि कई बार मजबूरी में दोनों स्रोत का पानी मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्राउंड पर किए गए TDS टेस्ट में भी पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल सामने आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बोरवेल का पानी मिलाने से TDS स्तर बढ़ जाता है, जिससे पानी की कमी गुणवत्ता पर चिंता बनी रहती है। सोसाइटी के लोगों की मांग है कि उन्हें भी दिल्ली जल बोर्ड की तर्ज पर नियमित पाइपलाइन से साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर 2020 से चली आ रही इस समस्या का समाधान कब होगा और इन परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल कब मिलेगा। राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर में आज MCD की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के तहत झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर चला। सड़क और नाले के किनारे बनी कई झुग्गियों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से यहां रह रहे थे। उनका दावा है कि उनके पास बिजली के बिल, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। झुग्गी वासियों का आरोप है कि बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था किए उन्हें बेघर किया जा रहा है। वहीं लोगों ने सरकार के जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे पर भी सवाल उठाए और मांग की कि कार्रवाई से पहले पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। फिलहाल MCD की कार्रवाई जारी है और पूरे इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। अब बड़ा सवाल ये है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी कैसे और कब पूरी होगी। राजधानी दिल्ली में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्वी दिल्ली की प्रीत विहार पुलिस ने एक ड्रग्स सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाइजीरियाई और एक केन्याई नागरिक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 11 ग्राम MDMA और 61 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा 1,37,000 रुपए से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गिरोह दिल्ली और NCR में किस नेटवर्क के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था और इसके तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। बरामद नकदी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस ड्रग्स रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अब जांच का फोकस इस पूरे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करने और इसके पीछे मौजूद बड़े नेटवर्क तक पहुंचने पर है। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से आज से मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। अभियान की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने दक्षिण दिल्ली स्थित असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में पौधारोपण किया और लोगों से इस पहल में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने नागरिकों, सामाजिक संगठनों, छात्रों और स्वयंसेवी समूहों से ग्रीन वॉरियर बनकर पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करना, उनका संरक्षण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शव पुलिस बूथ से महज 10 मीटर की दूरी पर मिला, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों के बीच चिंता का माहौल बन गया। घटना ऐसे क्षेत्र में सामने आई है जहां दिन भर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में शव मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास लगातार कर रही है। इसके लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी लगातार खंगाली जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।